अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए अपने द्रव्य को या मुद्रा को विभिन्न प्रयोगों में इस प्रकार बांटता है कि सभी प्रयोगों की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत विविधताएं बराबर होती है। और इसे हमने सम सीमांत विविधता नियम या प्रतिस्थापन का नियम, तटस्थता का नियम, मितव्ययता का नियम आदि कई नामों से संबंधित किया था। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यह नियम किस प्रकार से कार्य करता है। इस नियम की व्याख्या हम समझेंगे। सबसे पहले व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, व्यक्ति की आवश्यकताएं अनंत होती है और इन अनंत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसके पास साधन या मुद्रा जो होती है वह कम मात्रा में होती है। इस कारण से उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए जो अधिक आवश्यक प्रयोग है उन पर पैसा खर्च करना पड़ता है, कम आवश्यक प्रयोग से पैसा निकालना पड़ता है और इसे ही प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। प्राय उपभोक्ता क्या करता है, जो ज्यादा उपयोगी वस्तु से जो वस्तु से ज्यादा उपयोगी लग रही है उसमें वह पैसा लगाना चाहता है, और जिस वस्तु में उसको लगता है कि इस पर पैसा खर्च करने से उसको कम उपयोगिता प्राप्त हो रही है उससे वह पैसा निकालता है और प्रयास ये करता है कि उसकी संतुष्टि अधिक से अधिक हो जाए, यानी वह सीमित आय से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसी चीज को हम आज इसमें समझेंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम कैसे काम करता है। पहले हम नजर डाल लेते हैं कुछ मान्यताएं हैं। जैसा कि हमने कहा कि जो अर्थशास्त्र के नियम है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह जड़ वस्तुओं पर नहीं लगते हैं, वरन अर्थशास्त्र के नियम जो होते हैं वह मनुष्य पर लगते हैं, जिसका हर का सोचना, समझना, करना, कार्य, व्यवहार सब अलग अलग होते हैं। इस कारण से अर्थशास्त्र के नियम गुरुत्वाकर्षण विज्ञान के नियमों की तरह एकदम हर काल, समय, परिस्थिति में सत्य सिद्ध नहीं होते हैं, वरन कुछ मान्यताएं होती है जिनके होने पर ही ये नियम सिद्ध होते हैं। तो पहले हम इस नियम की मान्यताएं समझते हैं, फिर इस नियम का डेरिवेशन समझेंगे। तो देखिए, मान्यताएं मैंने यहाँ लिखी है। हमने माना है कि उपभोक्ता विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण से तात्पर्य यानी उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है कि वह ज्यादा से ज्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सके। वह आदत के वजह से पैसा खर्च नहीं करता, वो दिखावे की वजह से पैसा खर्च नहीं करता, वो समाज में प्रतिष्ठा पाने की वजह से पैसा नहीं खर्च करता, वरन वह अपने पैसे को विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करता है। दूसरी चीज हम ये मानते हैं कि उसकी आय सीमित है, यानी कोई भी उपभोक्ता ऐसा नहीं होता है जिसकी आवश्यकताएं कम हो और साधन उसके पास ज्यादा हो। अधिकतर हर उपभोक्ता के पास क्या होता है, आवश्यकताएं ज्यादा होती है परंतु उसके पास साधन सीमित होते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उपभोक्ता के पास इतना पैसा नहीं है कि वह एक्स वस्तु, वाई वस्तु, जेड वस्तु सभी वस्तुओं की अनलिमिटेड मात्राएं खरीद ले। चूंकि उसके पास आय सीमित मात्रा में होती है, इस कारण से उसको चयन करना पड़ता है कि मैं कौन सी वस्तु लूं और कौन सी वस्तु नहीं लूं। तीसरी मान्यता देखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं तो गिरती है। जैसे जैसे कोई वस्तु हमारे पास बढ़ती है उसकी सीमांत उपयोगिता गिरती है। जैसे एक्स वस्तु हमारे पास बढ़ेगी तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स तो गिरती है, यानी जैसे जैसे वस्तु कोई उपभोक्ता के पास बढ़ती है उसकी एक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त जो सीमांत उपयोगिता होती है वो गिरती है। पर मुद्रा के लिए इसने कहा कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कांस्टेंट रहती है, यानी मुद्रा की इकाइयां कितनी भी उपभोक्ता के पास बढ़ जाती है पर मुद्रा की सीमांत उपयोगिता नहीं गिरती है। तो हमने ये माना कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है। इसके अलावा ये माना गया कि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उस पीरियड में उपभोक्ता की रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, उस फैशन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, रीति रिवाज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उपभोक्ता की आदत में कोई परिवर्तन नहीं होता, सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होता, सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके अलावा देखिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये जो नियम है वो गणनावाचक विचारधारा पर आधारित है, जो ये मानता है कि उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। और उपयोगिता को वैसे ही नाप सकते हैं जैसे दूध को लीटर में नापते हैं, कपड़े को मीटर में नापते हैं, दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, चीनी को किलो में नापते हैं, वैसे ही हम उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं। किसी वस्तु पर हम 10 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उसकी उपयोगिता 10 है, किसी पर 20 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उपयोगिता 20 है, किसी पर हम 100 रुपया खर्च कर रहे हैं तो उपयोगिता 100 है। इसके अलावा देखिए, यह भी माना गया है कि विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, यानी एक्स वस्तु और वाई वस्तु की जो उपयोगिता है वो एक्स का वाई पर प्रभाव नहीं पड़ता और वाई का एक्स पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए दो वस्तु है, कार की कीमत और नमक की मांग, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। कार की कीमत बढ़ने से नमक की मांग नहीं घटेगी और कार की कीमत घटने से नमक की मांग नहीं बढ़ेगी, यानी कार और नमक एक दूसरे से स्वतंत्र है।
वैसे ही हम ये मान के चल रहे हैं कि जो विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिताएं हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि जो मुद्रा है उसको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। मुद्रा कोई ऐसी वस्तु नहीं है या द्रव्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांट सकते, यानी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। आप 1 रुपए का शैम्पू भी ले सकते हैं, 42 रुपए किलो की चीनी भी ले सकते हैं, और 1000 रुपए किलो का दूध भी ले सकते हैं, और इसी से आप 65,000 रुपए किलो का सोना भी ले सकते हैं। यानी मुद्रा को बहुत बड़े टुकड़ों में भी बांट सकते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट सकते हैं। आप 50 पैसे की एक टॉफी भी ले सकते हैं। तो यानी मुद्रा जो द्रव्य है उनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। आप उससे 5 इलायची ले लें, 50 काली मिर्ची ले लें, आप उससे 1 किलो आटा ले लें, उससे आधा 100 ग्राम तेल ले लें, उससे 10 ग्राम मिर्ची ले लें, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में मुद्रा को बांटा जा सकता है। ये हमने मान्यता की बात करी। अब इस नियम की बात करते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 10 रुपए है और एक्स वस्तु भी 1 रुपए की है, वाई वस्तु भी 1 रुपए की है, और हम मान लीजिए उपभोक्ता के पास 100 रुपए हैं और एक्स वस्तु भी 10 रुपए की है, वाई भी 10 रुपए की है और जेड भी 10 रुपए की है। अब ये पहला 10 रुपया खर्च करेगा, तो पहला 10 रुपया खर्च सब 10 रुपए की है, तो यहाँ सीमांत उपयोगिता मिलती है 72 या 62 या 85। तो उपभोक्ता पहला रुपया यहाँ खर्च करेगा क्योंकि उसको 10 रुपए खर्च करने से यहाँ सीमांत उपयोगिता 85 मिल रही है, यहाँ पर 72 मिल रही है, यहाँ 62 मिल रही है। अब दूसरा रुपया खर्च करेगा, तो ये दूसरा रुपया अगर जेड वस्तु पे करता है तो 45 रुपए मिलते हैं, अगर इस पर करता है तो 62 मिलते हैं, और इस पर करता है तो 72 उपयोगिता मिलती है। तो दूसरा रुपया उपभोक्ता के द्वारा दूसरा 10 का नोट यहाँ खर्च किया गया। तीसरा 10 का नोट खर्च करता है तो यहाँ 60 मिलती है, 62 मिलती है, 45 मिलती है, तो थर्ड यूनिट यहाँ खर्च करता है। फोर्थ 10 रुपीज की यूनिट यहाँ खर्च करता है तो 60 मिलती है, 55 मिलती है, 45 मिलती है, तो चौथा 10 रुपया यहाँ खर्च करता है। पांचवा 10 रुपया इसी प्रकार यहाँ खर्च करता है। छठा 10 रुपया यहाँ खर्च करता है। सातवें में यहाँ 42 मिलती है तो यहाँ खर्च करता है। आठवें को यहाँ लो चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ लो, पर चूंकि ये 3 है इसलिए 8वां रुपया यहाँ खर्च करता है, 9वां रुपया यहाँ खर्च करता है और 10 रुपया यहाँ खर्च करता है। यानी उसके पास 10 के 10 नोट थे, 10 के 10 नोट थे, तो पहला नोट इसने यहाँ खर्च किया, दूसरा यहाँ किया, तीसरा यहाँ किया। यानी वो क्या चाहता है कि 10 रुपए से मैं मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त करूं। तो पहले यूनिट के लिए वह हम मान रहे हैं कि पहले 85 यूनिट के लिए खर्च करता है, दूसरे पे 72 के लिए करता है, फिर 62 के लिए, फिर 60 के लिए। तो यहाँ देखिए अंतिम इकाई ये लेता है, इसकी एक इकाई, ये देखिए ये अंतिम इकाई है। तो हमारा नियम क्या कहता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। तो यहां की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 बराबर 30 बराबर 30। यानी उपभोक्ता की मान लीजिए इनकम है 10 रुपए की, हमने 100 रुपए माना, अगर 10 रुपए की है और सब 1-1 रुपए की वस्तु है, तो पहला रुपया यहाँ खर्च करेगा, दूसरा रुपया यहाँ खर्च करेगा, तीसरा रुपया यहाँ खर्च करेगा, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। यानी वो जब तक एक्स वस्तु की इकाई जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा वहां तक वो खर्च करेगा। पहला रुपया लेकर बाजार में निकलेगा तो पहला जेड पर खर्च करेगा, क्योंकि यहाँ पर 72 सीमांत उपयोगिता मिलती है, 62 मिलती है, 85 मिलती है। जब दूसरा रुपया लेकर खर्च करेगा तो वहां यहाँ 62 मिलती है, 72 मिलती है, 45 मिलती है, तो इस पर खर्च करेगा। इस प्रकार से उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि यहाँ देखिए, यहाँ ये 4 इकाई लेता है तो यहाँ इसको 30, यहाँ ये 3 यूनिट लेता है तो इसको 30 मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है, यहाँ ये 3 यूनिट लेता है तो यह मार्जिनल। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या कहता है कि यदि उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, यानी उसके पास रुपया है जिससे वह एक्स वस्तु भी खरीद सकता है, वाई वस्तु भी खरीद सकता है, जेड भी खरीद सकता है, तो उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह विभिन्न प्रयोगों में ला सकता है, तो वह विभिन्न प्रयोगों में उस वस्तु को इस प्रकार से बांटेगा कि सबकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए। तो यहाँ देखिए एक्स वस्तु उसने 4 ली, चौथी की अंतिम इकाई की सीमांत उपयोगिता 30 है, वाई वस्तु उसने 3 लिए, तीसरी की अंतिम इकाई से सीमांत उपयोगिता 30 है, और जेड वस्तु उसने 3 लिए, तीसरी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 30 है। यानी उपभोक्ता क्या करता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर करना चाहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। आप इसमें वस्तु की प्रत्येक वस्तु 10 रुपए की मान ले या प्रत्येक वस्तु 1 रुपए की मान ले। 1 रुपए की मानेंगे तो आपका बजट 10 होगा और 10 रुपए की मानेंगे तो बजट आपका 100 होगा। इसको अब देखिए किस प्रकार से सीमांत उपयोगिताएं बराबर होती है, इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो यहां देखिए, यहां क्या हो रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। 3 वस्तु ले रहा है, तो पहली वस्तु की 4 इकाई लेता है, 4 इकाई लेने से 30 सीमांत उपयोगिता मिलती है। दूसरी वस्तु की 3 इकाई लेता है, 30 सीमांत उपयोगिता मिलती है, और तीसरी की 3 लेता है। यानी इसकी ये 4 यूनिट खरीदेगा, इसकी 3 यूनिट खरीदेगा, इसकी 3 यूनिट खरीदेगा, कुल 10 यूनिट खरीदेगा।
इनकम उसकी 10 रुपए है और 10 रुपए की वस्तु लेके आता है और हर वस्तु 1-1 रुपए की है, तो पहले की 4 इकाई ले रहा है, इसकी 3, यानी वह क्या चाहेगा, जब तक वस्तु को खरीदता रहेगा जब तक कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर नहीं हो जाए। इसी को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए सीमांत उपयोगिता 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। ये वस्तु है 1, 2। अब देखिए पहली से 72, ये देखिए 70 और 2 एक्स वस्तु का मैं लोड कर रहा हूं। दूसरी से 60, तीसरी से 42, चौथी से इसको 30 मिलती है, पांचवी से 15, छठी से 8 और फिर 4। ये एक्स वस्तु। वाई वस्तु का देखेंगे तो पहले में 62, वाई के संयोग है पहले में 62, दूसरे में 55, फिर 30, देन 18, देन 12, देन 10, देन 1। ये वाई वस्तु। और जेड वस्तु में पहले 85, 80 प्लस 5 ये जेड वस्तु, 80 प्लस 5 85। दूसरे बाद पहली वस्तु ही कम के बाद में उसको 45 पे मिलती है, उसके बाद 30, उसके बाद 15, उसके बाद 13, उसके बाद 8 एंड देन 0। तो ये देखिए ये एक्स वस्तु के संयोग है, ये वाई वस्तु के संयोग है और ये जेड वस्तु के संयोग है। तो यहां देखिए 30-30 पर तीनों बराबर है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, यहां संतुष्टि में होगा जहां मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जेड। ये भी 30, ये भी 30 और ये भी 30। इस प्रकार से सम सीमांत उपयोगिता नियम ये बताता है कि यदि उपभोक्ता के पास ऐसी वस्तु है जिसे वह अलग अलग प्रयोगों में ले सकता है, तो विभिन्न प्रयोगों में वह इस प्रकार से बांटेगा कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए। मैं एक और एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए 2 ही वस्तु है, तो उपभोक्ता कैसे इसमें खर्चा करेगा। मान लीजिए इसके पास इनकम है 10 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स भी 1 रुपया है, प्राइस ऑफ वाई भी 1 रुपया है, दोनों वस्तु 1-1 रुपए की है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स यहां 30, 20, 18, 12, 10, 8, 3, 1। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई 8, 10, 20, 40, 6, 3, 2, 0। अब देखिए एक्स वस्तु की जो सीमांत उपयोगिता और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता दे रखी है, दोनों 1-1 रुपए की है। तो एक्स वस्तु पहला रुपया लेगा तो पहला रुपए पर एक्स वस्तु लेता है तो 30 मिलती है, वाई वस्तु लेता है तो 40 मिलती है, तो पहला रुपया यहां खर्च करेगा। दूसरे रुपए पर यहां मिलती है 30, यहां मिलती है 24, तो दूसरा रुपया यहां खर्च करेगा। तीसरे रुपए पर यहां 24 मिलती है, यहां 20 मिलती है, तो तीसरा रुपया यहां खर्च करेगा। 4 रुपीज में यहां 20 मिलती है, यहां 10 मिलती है, तो 4th यहां करेगा। 5th में यहां ज्यादा मिल रही है तो यहां करेगा क्योंकि यहां 10 मिल रही है। 6th भी यहां खर्च करेगा क्योंकि यहां 12 मिल रही है, 10 मिल रही है। 7th रुपया यहां खर्च करेगा। 8th रुपया यहां भी कर सकता है, यहां पे भी कर सकता है। 9th रुपया यहां खर्च करेगा, 10th रुपया यहां करेगा। तो देखो इसकी अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता 10, इसकी भी 8। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। इसने इसकी 6 इकाई ली, इसने इसकी 4 इकाई ली, तो यहां अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत 8 बराबर 8। यही जो है सम सीमांत उपयोगिता नियम बताता है कि उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करता है कि सभी वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए, और ऐसी स्थिति होती है तो एक उपभोक्ता का संतुलन अधिकतम होता है। मैं समझता हूं इस डिस्क्रिप्शन से आप समझ पाए होंगे कि सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है या प्रतिस्थापन का नियम क्या है और ये किस प्रकार से कार्य करता है, और उपभोक्ता किस प्रकार से अपने इनकम को इस प्रकार से बांटता है कि अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिताएं बराबर हो जाए। धन्यवाद।